नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। मैं निरंतर नवीन विषयों के साथ में आपसे जुड़ा रहता हूं। आपको कोशिश करता हूं कि अच्छे अच्छे विषयों पर मैं आपका ज्ञान वर्धन कर सकूं। मैं आपका उन समस्त विषयों के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान वर्धन करने का प्रयास करता हूं जो समाज में नित्य प्रति यहाँ पर घटित हो रही हैं घटनाएं, उनके सापेक्ष में आपको देता हूं। आज ऐसा ही विषय है। कल भी मैंने आपको निरंतरता के सापेक्ष और क्या क्या सावधानी हम लोगों को बरतनी है किसके प्रति, जो चेक के संबंधित मैंने आपसे वार्तालाप किया था कि किसी व्यक्ति को यदि चेक देना है, सामने वाले किसी भी व्यक्ति को, तो अपनी उस धरोहर राशि के रूप में जो चेक आपने अदा किया गारंटी के लिए, तो उस गारंटी शुदा चेक को देते समय चेक को देने वाले को क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, उस विषय पे हम लोगों ने पूरा मंथन किया। मैंने विस्तारित विषय से आपको बताने का प्रयास किया। आज उसी के सापेक्ष उसका ठीक उलट विषय है कि जो चेक प्राप्त करता है उसको भी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे वो वसूली करेगा। इसी बिंदुओं पर, यही बिंदु है एक, इसी बिंदु पर जो आप मेरे आज यहाँ कार्यालय में उपस्थित हैं श्री बालकिशन शर्मा जी, वो आपसे प्रश्न प्रहार आपके सानिध्यता के सापेक्ष, आपके ज्ञानवर्धन के सापेक्ष वो डिस्कशन करना चाहेंगे। श्री बालकिशन शर्मा जी। नमस्कार। यदि हम चेक प्राप्त करते हैं या किसी से चेक लेते हैं तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, हाँ, तो उस धनराशि को वसूल करने के लिए हमें किस प्रकार से धनराशि प्राप्त की जाए, हाँ, उसको वसूल कैसे किया जाए, कैसे किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न सारगर्भित है। विषय ये है कि कल जो हमने आपको बताया था आज उसका ठीक उलट विषय है। आज जो विषय है, आज विषय ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी रूप से अपनी उधारी रकम के सापेक्ष या किसी अन्य दूसरे किसी विषय के सापेक्ष या किसी भी प्रकार से कोई चेक किसी भी व्यक्ति से लीगल वे में प्राप्त कर लेता है, तो उस लीगल वे में प्राप्त कर होने के बाद में चेक को, उस चेक की फिर प्रक्रिया कौन सी है जिसके सापेक्ष हम उससे धन को वसूल पाएं। उसके कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सावधानियों के विषय में आप लोगों को बता दूं कि हमको चेक लेने के समय पे क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो जो भी मुझे देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी बहुत सारगर्भित विषय बता रहा हूं। आजकल वर्तमान में ये चेक बाउंसेस वाले मामले और चेक के संदर्भ में होने वाले जितने भी अपराध हैं, ये फ्रॉड से लेकर के लीगल तक, वास्तविकता तक, सच्चाई तक, पवित्रता तक, पारदर्शिता तक, प्रामाणिकता तक जो विषय हैं, ये चेक के वर्तमान में बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के केसेस वर्तमान में यहाँ माननीय न्यायालय में देखने को मिल रहे हैं। तो इसी में सबसे पहले मैं सावधानी आपको यदि बताऊं तो सावधानी विषय यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास ऋण के सापेक्ष, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष, किसी और दूसरे व्यवहार के सापेक्ष यदि कोई व्यक्ति आपको चेक दे रहा है, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि वो गुमराहजनक स्थिति से तो उत्पन्न चेक नहीं है। गुमराहजनक कैसी स्थिति हो सकती है कि आपको जो चेक संबंधित व्यक्ति ने दिया है, तो पहले तो आप ये पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि ये अमुक चेक उसी व्यक्ति के नाम, जो खाता उसका संचालित है बैंक में, ये उसी का है, पहला। दूसरा विषय यह है कि अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं कि चेक जो दे रहे हैं वो किसी भिन्न व्यक्ति का हो सकता है, जिस व्यक्ति से कभी आपका आमना सामना नहीं हुआ हो, आपका चित्त परिचित नहीं हो, आपसे कोई देनदारी नहीं रही हो, उस व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में आपसे नहीं हो, उतने के बावजूद आप लोगों ने उस पर विश्वास करके थर्ड पार्टी पे आपने उससे चेक प्राप्त कर लिया, तो लीगल वे में तो आपने असावधानी पूर्वक कार्य कृत्य किया है, तो वो दोषी आप भी हैं उसके। आपने सीधे उसे बाउंस कराया और बाउंस करा के माननीय न्यायालय में वाद योजित कर दिया यदि यह पर्याप्त धनराशि है। यदि उसके खाते में पर्याप्त धनराशि है तो आपने जो अमाउंट निकाला, कल को वो क्लेम करे कि मेरा साहब मिस चेक था और उस मिसिंग चेक को इन्होंने जो है प्रयोग कर लिया। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि जिस व्यक्ति से तो आप
पेमेंट का लेन देन हो रहा है वही व्यक्ति का वो चेक, संबंधित चेक होना चाहिए, पहली। दूसरा विषय ये है कि यदि आप लोगों ने किसी भी रूप से उससे प्राप्त कर लिया है तो ये कंडीशन होना चाहिए कि जनरल मोड पे तो सुप्रीम कोर्ट की भी कई सारी रूलिंग है, माननीय उच्च न्यायालय की भी रूलिंग है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की दीनानाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, और इसी प्रकार बहुत सारे हैं, पूनम रावत है और हरिशंकर सिंह है, सुरेंद्र सिंह है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो विषय एक ये उत्पन्न हुआ यहाँ पर कि यदि आपने कोई भी चेक किसी के भी सापेक्ष प्राप्त करके और उसे अपास्त कराया और अपास्त करके आपने उसे लीगल प्रोसीडिंग दर्ज कराई और उसे माननीय न्यायालय में आपने योजित कर दिया, उस योजित करने तक की भी कड़िकाएं हैं, सिस्टम है, कितने कितने दिन में आप लोग करोगे। तो चेक के ऊपर अंकित होता है केवल 3 माह का समय, तो 3 माह के अंतराल में किसी भी रूप से उसे खाते में सबमिट करना ही होगा, पहला। यदि 3 महीने का कार्यकाल बीत जाता है तो स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। कब? जब उस पर अंकित तिथि हमारी 3 माह पूर्व की कंप्लीट हो चुकी होगी। इसी के सापेक्ष उसको सर्वप्रथम आप लीगल नोटिस देंगे। लीगल नोटिस देने के सापेक्ष बाद में आप जो 15 दिवस का उसका टाइमिंग देंगे, तो उस 15 दिवस की टाइमिंग के अंतराल के बाद में 16वें दिन में आप सूट फाइल कर सकते हैं। कुछ लोग वकील, मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु, ऐसा कर देते हैं कि वो 15 दिन के अंतराल में ही सूट फाइल कर देते हैं, तो अनमैच्योरिटी के कारण वो सूट खत्म हो जाता है, खारिज हो जाता है। और जब वो सूट की प्रक्रिया खारिज होती है तो वो सब टाइम वार्ड हो चुका होता है जो लीगल प्रोसेस का है, तो वहां भी डिफीट खाना होता है। फिर लगाते रहो अपना सेक्शन 5 लगाओ, इधर उधर की सब क्रियाकलाप, रूलिंग वगैरह सब लगाओ, कोई फायदा नहीं होता, तो वो भी नुकसान होता है। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उस चेक प्राप्त करने वाले को नुकसान होता है। तो जो रूलिंग्स अभी मैंने आपको बताया है, यदि आपको चेक मिल रहा है कहीं से भी, तो सबसे पहले चेक, अगर जो हम इनकम टैक्स रिटर्न पेई हैं, तो हमको अपने ITR में उस चेक का हवाला दाखिल करना होगा कि अमुक अमुक चेक ये फलाने ऋण के बाबत मैंने फलाने व्यक्ति से प्राप्त किया है। तो आप लीगल प्रक्रिया में 100% पारदर्शी और प्रमाणित, बिल्कुल 100% पवित्रता के साथ जुड़ गए उस चेक से और चेक देने वाले से। अगली प्रक्रिया ये आई कि जो है चेक प्रोसीडिंग शुरू हो गई। तो 2 प्रक्रियाएं इसमें जो आगे आकर के जब तलवी होगी उसकी, तो तलवी होने के बाद में अमुक व्यक्ति जो भी होगा वो अपनी बेल करेगा, और बेल कराने के बाद में कोई उस पर एविडेंस, साक्ष्य इत्यादि कोई भी होगा तो उसे माननीय न्यायालय में प्रेषित करेगा, उसे दाखिल करेगा। तो उसे जब माननीय न्यायालय में दाखिल करेगा तो कहीं कहीं स्थिति, मैक्सिमम स्थिति यही है, कुछ जगह मैंने देखा है अधिकांशतः माननीय न्यायालय भी उस तरह से उसको नहीं देख पाते हैं कभी कभी, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग को ये देख लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यदि चेक लेने वाला है तो उसका रिटर्न में उसका हवाला अनिवार्य है, यदि वो रिटर्न फाइल कर रहा है। बाय द वे क्या है कि तुमने 5 लाख रुपए की रकम तो ले ली किसी से, उस 5 लाख रुपए की, इसका मतलब क्या है कि जब आपने रकम ली है तो आपकी शुद्ध इनकम में जनरेट हो गई। तो जब इनकम में जनरेट हो रही है, वो कहीं आपने कहीं उधारी दी, साहब हमने हमारा उधार था, हमारा ये पैसा इन्होंने चेक फलाना दिन हमें चेक दे दिया है, तो जब इसका मतलब आपकी उधारी वापसी आई तो आप पे शुद्ध इनकम हुई उस वर्ष की। तो जब शुद्ध इनकम आप पे 5 लाख की हुई तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों उसको दाखिल मेंशन नहीं किया, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो यदि आप मेंशन कर रहे हैं उसको तो आप पारदर्शी हैं, और मेंशन नहीं कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहा साहब हम इनकम टैक्स रिटर्न पे ही नहीं है। तो जब रिटर्न नहीं भरते हैं तो आप कैसे जो है व्यापारीकरण कर रहे हैं। तो इसमें मतलब आप सरकार के उसको जो है, जो ग्रोथ होना चाहिए उसका जो है सरकार का, देश का, उसमें आप जो आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये भी हमको गंभीरता से इन पे मनन करना चाहिए, इन पे अध्ययन करना चाहिए। आपको मैंने प्रोसीडिंग, चूंकि काफ़ी बड़ी है, फिर लेंथी है, पूरा प्रक्रिया है उसकी, तो मेरा कहने का केवल और केवल आज के प्रश्न के सापेक्ष यही है कि यदि कोई आपको चेक प्राप्त हो रहा है तो कुछ कंडीशंस में, शर्मा जी, हमने देखा है कि कोई व्यक्ति आया और आपको जो है चेक कोई समिति, सोसाइटी या ट्रस्ट का दे गया, तो नकली माना जाएगा। तो वो चेक जो लगाने वाला होगा वो भी दोषी है।
लेते हो सतर्क। हाँ हाँ, क्योंकि उसने चेक प्राप्त कैसे किया? सोसाइटी का क्या मतलब है? अरे तुम्हारा लेन देन यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से है, ना कि उस ट्रस्ट से है। उसको तो चेक बुक, मान लो फ्रॉड मिल गई किसी को, उसने फ्रॉड ने तुमको चेक काट काट के दे दिए, और उस चेक काट के सापेक्ष जो पीछे से छोटा छोटा धन इकट्ठा करके बड़ी रकम लेकर के साफ हो गया, जो वर्तमान में चल भी रहा है। अनेक केस ऐसे दर्ज हुए हैं अभी जल्दी हाल में। तो विषय जो है ये है गंभीर कि कोई भी चेक को लेने के समय पूर्ण पारदर्शिता से, पवित्रता से उसका मंथन कर लेना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि उस चेक को अगर जो आप ले रहे हो तो उसे पूर्ण पर्टिकुलर रूप से आप दाखिल कीजिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, और रिटर्न फाइल करने से पहले जब देखते हो कि आपको बाउंस हो गया चेक अपर्याप्त धनराशि के सापेक्ष, या कभी कभी मिसमैच सिग्नेचर या अकाउंट क्लोज, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है अकाउंट क्लोज भी होगा, तब भी आप जो है उसके देनदारी हैं आप। अच्छा, अकाउंट क्लोज है आपका। तो अकाउंट क्लोज में दो प्रकार हैं, एक डोरमेंट होता है, डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट का मतलब है कि खाता नॉन केवाईसी में पड़ा हुआ है, केवाईसी नहीं हुआ है उसका। तो स्थिति ये है। खैर, इन सारे विषयों को, तथ्यों को मैं रखते हुए आज पुनः आपको मैं ये बताने में कोशिश किया मैंने आपको कि चेक लेने वाले को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे ही क्रम में कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।